राजकुमार की ऊनाकोटी भाग 2 पढ़ेंगे। टिलियामुला शहर में वार्ड नंबर 3 से मेरी मुलाकात एक गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों में एक समुदाय का नाम होता है। मोची मतलब जो जूते बनाते हैं, उनमें एक समुदाय का नाम होता है। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों को विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण को मरम्मत का काम भी है। ऐसा नहीं है कि मोची केवल जूते का ही काम करते हैं, वो तबला और ढोल के ऊपर जो थाप दी जाती है उसको बनाने का भी काम करते हैं। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी। रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी। निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़, इसका विलोम शब्द बनेगा साक्षर। लेकिन अपने वार्ड की सबसे आवश्यकता यानी पेयजल के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड के नल का पानी पहुंचाने के लिए इसकी मुख्य नालियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। इसके लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इनमें से उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के तुरंत बाद एक गृहिणी की भूमिका में आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बना लाई। इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नई किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मार्ग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव तिलियामुरपुर ही था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 43 किलोमीटर यानी मनु की यात्रा के दौरान ट्रैफिक CPRF की काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और IG CPRF से मैंने निवेदन किया कि वे हमें घेरबंदी में चलते हुए काफिले के आगे चलने दें। थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि वे इसके लिए तैयार हो गए लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे एक कैमरामैन और CRPF की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा। यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। काफिला 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ और मैंने अपनी शूटिंग के काम में इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के मारे कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान की जाती, CRPF कर्मी के साथ के निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यहाँ विद्रोही द्वारा मारा गया, उसने कहा। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी तोड़ गई। लेखक कहते हैं कि मुझे डर सा लगने लगा कि कैसे मैं यहाँ पर करूँगा। मनु तक की शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमने घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में से किसी बंदूक को छिपा सकते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों से मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी पार करके उस पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। मैंने एक विशाल काफिला देखा। ये एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी से सुलगा रही थी। हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही CRPF की एक टीम ने समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा के साथ सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। लेखक कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई कंपनी इसके व्यक्ति 4 संभाल रहे थे। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखें तैयार करना। अगरबत्ती बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। यहाँ पर अगरबत्तियों का काम बड़े पैमाने पर होता है और उसके लिए जो बांस की सीखें बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं। उत्तरी जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारियों से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज़ तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति। तेज़ तर्रार का अर्थ होता है बहुत तेज व्यक्ति थे और मिलनसार थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि TPS टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह से सफलता मिली। पोटैटो सीड्स का अर्थ है एक प्रकार के आलू। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीज की जरूरत होती है। मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है, लेकिन इसकी बरकत TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई कर देती है। लेखक कहते हैं कि आलू की वहाँ पर एक नई फसल थी TPS, जिसकी केवल 100 ग्राम मात्रा ही एक बड़ा सा खेत हेक्टेयर की बुआई कर देता है।
त्रिपुरा से TPS का निर्माण अब सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि मलेशिया और वियतनाम को भी किया। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा जहां TPS की खेती की जाती है। जिला अधिकारी ने मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्मी फलते फूलते एक शैव तीर्थ में लेखक ने पूछा, शैव तीर्थ? जिलाधिकारी ने कहा, इसके लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जंगल के काफ़ी भीतर है। यहाँ इसलिए दूरी केवल 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे पर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टीलियामुरा से मनु की तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा, मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम कर लिए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमने लंच करने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के कारण सूरज की रोशनी बहुत देर यानी कि लगभग 10 बजे के आसपास पहुँच पाती थी। ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 कोटि। 1 कोटि यानी कि 1 करोड़ से कम। दंत कथा के अनुसार अब लेखक यहाँ पर एक दंत कथा, एक प्राचीन कथा के बारे में बता रहे हैं। ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से कम मूर्तियाँ हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली हुई है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक 3 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया और वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने देते हैं। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं पहाड़ों पर चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्ति निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए गए हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कुल्लू कुमार था। वह पर्वत का भक्त था और शिव पार्वती के लिए साथ ही उसके निवास कैलाश स्थान पर जाना चाहता था। पार्वती जी के जोर देने पर शिव भी कल्लू को कैलाश ले चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन इसकी अब ये दंत कथा में पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि हम कल्लू को कैलाश ले चलें, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई कि उसे एक रात में शिव जी की 1 कोटि मूर्तियाँ बनानी होगी। कल्लू अपनी धुन में पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियाँ 1 कोटि से एक कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछे छुड़ाने के लिए अड़े शिव जी ने इस बात का बहाना बना दिया कि कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते समय शाम के 4 बज गए और सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावह अंधेरा छा गया। मिनटों में जाने कहाँ से बादल घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगे, मतलब बादल बहुत तेज कड़कने लगे। शिव जी का तांडव शुरू हो गया, जो कुछ वैसा था जैसे मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, जिससे मुझे बार बार ऊनाकोटी पहुंचा दिया। लेखक यहाँ पर अपनी कहानी पूरी करते हैं और कहते हैं कि जैसे दिल्ली में अब इस समय बिजली कड़क रही है, ऐसी कभी ऊनाकोटी में कड़की थी। ऊनाकोटी का एक संक्षेप में उत्तर दिया जाए तो ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से एक कम, यानी कि 99 लाख। धन्यवाद बच्चों। पार्ट 2 समाप्त हुआ।